वेलकम बैक बच्चों, स्वागत है आप सभी का क्लास 10th के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों मेटल एंड नॉन मेटल, धातु एवं अधातु में। बच्चों आपको पता है कि इस टॉपिक से आपके मेटल एंड नॉन मेटल टॉपिक से बच्चों एमसीक्यू क्वेश्चन हर साल आते हैं और बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। लास्ट वीडियो में बच्चों हम लोगों ने एसिड एंड एसिड बेस के बच्चों एमसीक्यू क्वेश्चन कवर करे थे। अगर आपने बच्चों वो नहीं देखा है टॉपिक एसिड एंड बेस का, तो प्लेलिस्ट में जा करके बच्चों एसिड बेस एंड साल्ट का एक टॉपिक हुआ था जिसमें हम लोगों ने 25 एमसीक्यू क्वेश्चन किए थे। और बच्चों केवल यहाँ पर हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन ही नहीं करते हैं बल्कि उन एमसीक्यू क्वेश्चन का बच्चों कंप्लीट एनालिसिस भी करते हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि आपको बच्चों केवल टॉपिक नहीं रटना है, टॉपिक के साथ साथ बच्चों उनका एनालिसिस होना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग बच्चों क्या करेंगे, केवल टॉपिक ही नहीं करेंगे, उनका एनालिसिस भी करेंगे। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में बच्चों आप देखेंगे जो पहला क्वेश्चन है वो है बच्चों कि हमें बतानी है कि इनमें से मेटल की कौन सी एक खूबी है। क्या बच्चों मेटल धातुओं से रिएक्शन नहीं करती हैं? चलिए इसको चेक करके देखते हैं। बच्चों एक मेटल हम ले लेते हैं जेडन जिंक और बच्चों इसको डिप कर देते हैं किसमें, एक अम्ल में। और वो अम्ल हम लोग कौन सा ले रहे हैं बच्चों, यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। इसकी रिएक्शन कराने पर बच्चों हमें क्या प्राप्त होता है, ZnSO4 जिसको जिंक सल्फेट बोलते हैं, और साथ में क्या मुक्त होती है बच्चों, हाइड्रोजन गैस। तो बच्चों ये जो रिएक्शन आप देख रहे हैं इससे पता ये चलता है कि जो बच्चों धातुएं होती हैं जैसे जिंक है यहाँ पर, वो बच्चों रिएक्शन करती है और रिएक्शन करने के बाद बच्चों कौन सी गैस यहाँ पर मुक्त होती है बच्चों, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो ये पहला पॉइंट तो बच्चों सीरियसली पूरी तरह से हमारा सही नहीं है। धातुएं अम्ल से अपक्रिया नहीं करती हैं, नहीं बच्चों, धातुएं अम्ल से अपक्रिया करती हैं। तो ये पॉइंट तो हमें हटा देना है, ये वाला पहला वाला पॉइंट बच्चों ये नहीं सही है। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं जिसमें ये कह रहे हैं कि धातुएं बच्चों भंगुर होती हैं। बच्चों भंगुरता का मतलब होता है कि जैसे ग्लास आपने देखा होगा कि कांच कभी आपके हाथ से छूट जाता है तो गिर करके वो टूट जाता है। तो बच्चों धातुओं के साथ ऐसा नहीं होता है। तीसरे पॉइंट की बात करें जिसमें बच्चों ये कहा गया है कि क्या वे उष्मा की सुचालक होती हैं, कुचालक। तो बच्चों अगर हम कुचालक की बात करें तो आपको पता है कि जो भी बच्चों वायर, तार, विद्युत के जो भी तार बनाए जाते हैं, इसके अलावा आपने देखा होगा जो किचन होता है आपका, किचन में जो भी यूटेंसिल्स आप यूज़ करते हो वो सारे यूटेंसिल्स बर्तन बच्चों मेटल के होते हैं, धातु के होते हैं। तो इसका मतलब धातु जो होती है वो विद्युत और उष्मा की सुचालक होती है। तो और बच्चों तीसरे पॉइंट में क्या बोल रहे हैं कि कुचालक होती है। तो बच्चों यहाँ पर कुचालक जो वर्ड दिया है वो बच्चों पूरी तरह से गलत है, जबकि यहाँ पर बच्चों सही वर्ड जो है डी पार्ट हो जाएगा कि वो विद्युत की सुचालक होती हैं। अब बच्चों हम लोग बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। और सेकंड क्वेश्चन बच्चों क्या है कि इनमें से कौन सी अधातु है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए अधातु। तो आपको पता है बच्चों कि लोहा, आयरन आपको पता है एक धातु है जिसका सूत्र है Fe। तांबा भी बच्चों एक धातु है, कॉपर। और एल्युमिनियम भी एक धातु है बच्चों जिसका सूत्र Al। आपको इनके परमाणु क्रमांक भी याद कर लेने चाहिए बच्चों। Fe का बच्चों 26, कॉपर का बच्चों 29 और एल्युमिनियम का बच्चों 13 होता है। तो बच्चों ये तीनों ही धातुएं हैं। और इनमें से जो अधातु की बात हो रही है बच्चों, इस अधातु में आप देखिए सल्फर जो है, सल्फर जिसका प्रतीक बच्चों क्या होता है, सल्फर का प्रतीक S और बच्चों एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक 16 होता है और ये बच्चों एक अधातु है। तो हम लोग यहाँ पर बच्चों करेक्ट ऑप्शन जो टिक करेंगे वो सल्फर टिक करेंगे। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। और अगर आप पीछे जा करके क्वेश्चन 1 को दोबारा एक बार पढ़ लें तो आप बच्चों पाएंगे कि हम लोग अभी बात कर चुके हैं कि अगर बच्चों आपके पास कोई मेटल या धातु है और बच्चों जब मेटल या धातु को आप जब बच्चों रिएक्शन कराते हैं मेटल या धातु को किसके साथ, अम्ल से, तो बच्चों अभी आपने 2 मिनट पहले पढ़ा था कि वो कौन सी गैस मुक्त करते हैं बच्चों, हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। और ये बच्चों आपको मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से याद रखना चाहिए कि हाइड्रोजन गैस वायु से हल्की होती है
तो ये बच्चों मुक्त हो जाती है हाइड्रोजन गैस। तो हम लोग यहाँ करेक्ट ऑप्शन किसके साथ जाएंगे बच्चों? सेकंड ऑप्शन हाइड्रोजन गैस के साथ। अब बच्चों कह रहे हैं सोडियम को केरोसिन में क्यों रखा जाता है? तो देखिए बच्चों, आपको समझना होगा सबसे पहले कि सोडियम एक बच्चों हमारी ऐसी धातु है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बच्चों क्षार धातु। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं इस बात को कि हम सोडियम को क्या बोलते हैं बच्चों? क्षार धातु। और बच्चों क्षार धातु में कौन कौन सी आती हैं? लिथियम आता है, सोडियम आता है, पोटेशियम आता है बच्चों आपको, रुबिडियम और सीजियम। ये बच्चों आपके इतनी धातुएं जो हैं वो क्षार धातु में आती हैं। और ये जितनी भी धातुएं, देखिए मैं इरेज भी करता जाऊंगा, बताता भी जाऊंगा। जैसे यहाँ पर आप देखें सीजियम, रुबिडियम, के फॉर पोटेशियम, Na फॉर सोडियम और Li फॉर लिथियम, ये बच्चों क्षार धातुओं में आती हैं। और क्षार धातुओं के बारे में मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप याद कर लो कि क्षार धातुएं या जिनको हम क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल। बच्चों क्षार धातुएं या जो एल्कली मेटल हैं ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, बहुत ज़्यादा। तो इतनी रिएक्टिव होती हैं ये क्षार धातुएं कि जो वायुमंडल में जलवाष्प है, वाटर वेपर है, या जो एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन गैस, ये ऑक्सीजन गैस जो प्रेजेंट है, इससे भी आपकी क्षार धातुएं क्रिया कर लेती हैं। इनसे बचाने के लिए, एयर से बचाने के लिए, जो एयर में ऑक्सीजन होता है, और वाटर से बचाने के लिए, दोनों के लिए केरोसिन में रखा जाता है। यहाँ देखिए अजीब से ऑप्शन दिए हैं, गर्म होने से रोकने के लिए बच्चों। ये ऑप्शन आपको बच्चों नहीं सही है, गर्म होने से कोई लेना देना नहीं है, उलटने से कोई। यहाँ बच्चों जल से बचाने के लिए भी हो सकता है और एयर से भी बचाने के लिए होता है, दोनों ऑप्शन सही हैं। पर वाटर के लिए इसकी टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप अगर इन दोनों में किसी का सिलेक्शन एक का करना होगा तो आप जाएंगे जल के साथ। लेकिन अगर सही ऑप्शन की बात की जाए तो बच्चों यहाँ पर जो आपका ये डी ऑप्शन है, हवा से बचाने के लिए, हवा में बच्चों ऑक्सीजन होती है और सोडियम ऑक्सीजन से भी रिएक्शन करती है। अब बच्चों अधातुओं की बात करते हैं। तो अधातुओं के गुण, अधातु मतलब बच्चों हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? नॉन मेटल। ध्यान दीजिएगा बच्चों, हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? नॉन मेटल की, अधातु की। तो बच्चों आपको पता है प्रकृति में धातु और अधातु और उपधातु तीन प्रकार के तत्व हैं। और अधातुएं जो होती हैं वो सारे गुणों में धातुओं से विपरीत प्रकृति की होती हैं, उल्टा नेचर होता है, उल्टा गुण होता है। तो यहाँ पर हम अगर देखें तो इन प्रॉपर्टीज़ को ज़रा पढ़ें। तो मैं एक कोई अधातु का एग्जाम्पल ले लेता हूँ और आप बताइए ज़रा उसके बारे में। जैसे मैं आपको दे दूँ सल्फर, गंधक, ठीक है, या कोई गैस दे दूँ, तो क्या बच्चों उनके तार खींच सकते हैं? तो आप बोलेंगे नहीं, हम तार नहीं खींच सकते हैं। तो बच्चों ये पहला ऑप्शन गलत हो गया। क्या वो ध्वनि की सुचालक होती हैं? तो बच्चों अधातुएं जो हैं वो ध्वनि के लिए सुचालक नहीं होती हैं। क्या वे अभिक्रियाशील नहीं होती हैं? बिल्कुल होती हैं। मैं कुछ धातुओं के नाम लिख दे रहा हूं, जैसे क्लोरीन हो गया, हाईली रिएक्टिव है बच्चों। आप ऑक्सीजन को देखिए, हाईली रिएक्टिव है बच्चों, नॉन मेटल। तो ये कहना कि नहीं धातुएं रिएक्टिव नहीं है, बात गलत है। लेकिन ये विद्युत की कुचालक होती हैं, इनके कभी भी वायर नहीं बनाए जाते हैं, न कभी आपने इनको देखा होगा। इसके विपरीत आपने देखा होगा कि जैसे अधातुएं हो जाती हैं उनका नॉन कंडक्टर के तौर पर इस्तेमाल किया ही जाता है। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर में क्या पूछ रहे हैं बच्चों? कौन सी अधातु द्रव अवस्था में है? तो हम लोग ये समझना चाहिए पहले हमें कि आपको पता होना चाहिए इस नेचर में अभी तक 118 एलिमेंट, 118 तत्व या एलिमेंट नेचर में है बच्चों। इतने एलिमेंट नेचर में हैं, 118 एलिमेंट। और बच्चों इन 118 एलिमेंट में हम लोग एकदम करेक्ट डेटा की तरफ तो नहीं जाएंगे, लेकिन 103 से 105 के बीच में बच्चों हमारी 103 जो है वो सॉलिड स्टेट में पाई जाती हैं। और बच्चों लगभग 103 आप बच्चों पकड़ ले जो सॉलिड स्टेट में हैं। लगभग जो 11 है वो बच्चों गैसेस स्टेट में है। 11 to 13 नंबर कुछ हो सकता है 11 to 15 के बीच में, क्योंकि मेटल्स सॉलिड, लिक्विड और गैस जो है उनमें हमें गैस के बारे में बात करनी है, तो हमें लिक्विड के बारे में बात करनी है। तो बच्चों अगर लिक्विड स्टेट की बात की जाए, लिक्विड स्टेट की बात की जाए
तो लिक्विड स्टेट बच्चों केवल 2 हैं, सिर्फ 2 हैं, आपको उनके नाम याद रखने चाहिए। एक बच्चों सबसे फेमस है मरकरी और दूसरा नंबर है ब्रोमीन का। तो क्या यहाँ उनमें दोनों में से कोई एक ऑप्शन है? तो आप बोलेंगे जी हाँ, ब्रोमीन ऑप्शन है यहाँ। तो ये हम लोग यहाँ पर किसके साथ जाएंगे बच्चों? हम लोग यहाँ जाएंगे ब्रोमीन ऑप्शन के साथ। ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहाँ किस ऑप्शन के साथ बच्चों जाएंगे? ब्रोमीन ऑप्शन के साथ जाएंगे। और ब्रोमीन के अलावा और क्या ऑप्शन हो सकता था यहाँ बच्चों? तो मरकरी ऑप्शन हो सकता था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में जाएंगे। तो बच्चों क्वेश्चन है, तांबा और एल्युमिनियम तार बनाने के लिए क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं? तो देखिए, कॉपर इतना सस्ता तो नहीं है, तो सस्ते की बात नहीं कर सकते हैं। क्या वो कठोर हैं? बच्चों कठोर तो लकड़ी भी होती है, तो इसका तो इस्तेमाल नहीं होता, तो कठोरता इसका मतलब बिंदु नहीं है, ये भी हमें हटाना होगा। कलर्ड है, कलर्ड बच्चों को शूट शर्ट से सिल नहीं रहे, कलर से क्या लेना देना? क्योंकि बच्चों वो विद्युत के कुचालक हैं। सबसे बड़ा बिंदु है कि सॉरी, विद्युत के सुचालक है, कंडक्टर्स हैं, ये पॉइंट कि वो विद्युत के सुचालक हैं, ये एक बहुत बड़ा बिंदु है। और इसके अलावा उनके खींच के तार बनाए भी जा सकते हैं। तो ये 2 बिंदु जो हैं वो इसको तार बनाने के प्रति समर्पित करते हैं, प्रतिबद्ध करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग धातुओं का इस्तेमाल भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8, धातुएं आमतौर पर किस प्रकार के ऑक्साइड बनाती हैं? बच्चों आपने अभी पढ़ा 2 मिनट पहले मेरी इस टॉपिक में आपने सुना, हम लोगों ने एक क्षार धातु परिवार की बात की। तो बच्चों इनका नाम क्षार धातु क्यों रखा गया? तो ये जो बच्चों यहाँ पर आप ये वर्ड सुन रहे हैं क्षार, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को जरा सा, कि जो ये क्षार वर्ड आप सुन रहे हैं, ये क्षार वर्ड क्यों प्रयोग किया गया? ये क्षार वर्ड बच्चों इसलिए प्रयोग किया जा रहा है क्योंकि जो धातुएं होती हैं उनके ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो मैं आपसे बोलूँगा कि आप याद रखिए यहाँ पर कि धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं बच्चों? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ये एरो उल्टा लग गया, ठीक है, ये बच्चों आपको ऐसे जाना है। चलिए मैं अपने साइड से बना देता हूँ, ये क्षारीय प्रकृति के साथ जाना। मैं इसका एक रिएक्शन करके दिखाता हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं बात करूँ अगर बच्चों, मैग्नीशियम धातु ले लेता हूँ, बड़ी फेमस है मैग्नीशियम मेटल Mg, और मैं इसको ऑक्सीजन से रिएक्शन करा देता हूँ। 2 मोल Mg के ले लेंगे और इनकी रिएक्शन से क्या बनेगा बच्चों? 2MgO। और बच्चों मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया है। अब इसको मैं क्षारीय प्रूव करने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो आप कैसे क्षारीय प्रूव करेंगे? इस MgO को उठाएंगे, पानी में डालेंगे, वाटर के मॉलिक्यूल से रिएक्शन कराएंगे और H2O से रिएक्शन करने के बाद बच्चों क्या प्राप्त होगा आपको? MgOH होल ट्वाइस। और आप ये तो जानते ही होंगे कि OH हाइड्रोक्साइड आयन आ गया यहाँ पर। तो बच्चों जहाँ पर भी हाइड्रोक्साइड आयन आता है, जहाँ पर भी ये आपको देखने को मिलेगा हाइड्रोक्साइड आयन, तो ये OH आयन जहाँ होगा वो क्षार को प्रदर्शित करता है। तो हम लोग यहाँ पर बच्चों किसके साथ जाएंगे कि ये जो ऑक्साइड होते हैं वो किस नेचर के होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का वो 9 नंबर में है, सबसे क्रियाशील धातु कौन सी है? 2 मिनट पहले भी आपको याद होगा कि हम लोगों ने एक टॉपिक के बारे में बात करी और वो टॉपिक क्या था? क्षार धातुएं। तो बच्चों क्षार धातुओं के बारे में मैं आपको बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ। 1 मिनट बच्चों होल्ड रखिएगा, इसको रिमूव करना होगा, ठीक है। तो बच्चों ये जो टॉपिक हम लोग देख रहे थे क्षार धातुओं का, तो बच्चों अभी हम लोगों ने क्षार धातुओं के बारे में बात की। तो मैंने आपको बताया कि जो बच्चों क्षार धातुएं होती हैं, क्षार धातु, वो बच्चों बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं। लेकिन इसके बगल में एक और बच्चों परिवार आ जाता है, मैं इसी में नाम बढ़ा रहा हूँ, देखिए कलर चेंज करके, क्षारीय। क्षार के आगे मैंने क्या बढ़ा दिया? क्षारीय मृदा धातु, एल्कलाइन अर्थ मेटल इनको कहा जाता है। और बच्चों मैं इनका नाम लिखने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा जरा सा, दोनों फैमिलीज का नाम लिखूंगा मैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए आप अगर बात करें के प्रतीकों की, तो इसमें फैमिली में सबसे पहला बच्चों जो तत्व आता है, जो सबसे पहला तत्व बच्चों आता है वो है लिथियम। जो सबसे पहला तत्व है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। बच्चों ये फैमिली अभी हमने आपको बताई थी। और अब आप ध्यान दें तो आप पा रहे होंगे कि इसमें से वो तत्व एक आ गया है, पोटेशियम।
बच्चों एक तत्व आपको मिल गया होगा पोटेशियम। तो बच्चों ये पोटेशियम बहुत रिएक्टिव होता है, जिस तरह से लिथियम रिएक्टिव होता है, सोडियम होता है, वैसे पोटेशियम भी बहुत रिएक्टिव मेटल है। तो हम लोग बच्चों यहाँ पर किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? तो बच्चों हम लोगों के लिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाता है? पोटेशियम हो जाता है। चलते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, अधातुएं अम्ल से किस प्रकार की अपक्रिया करती हैं? तो बच्चों पहली बात तो अधातुएं जो धातुएं हैं वो अभी आपने पढ़ा कि अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करती हैं बच्चों? हाइड्रोजन गैस। लेकिन अधातुओं के साथ ऐसी कोई रिएक्शन की नहीं होती है। कुछ रेयर केस में बच्चों रिएक्शन होती है ना, और उनके क्या प्रोडक्ट बनते हैं वो बच्चों हायर क्लासेस में हैं, लेकिन हाइड्रोजन नहीं देते, ये चीज़ आप याद रखेंगे। ऑक्सीजन नहीं देते, क्लोरीन गैस नहीं देते, ये कोई भी नहीं देते हैं। तो हम लोग बच्चों यहाँ पर जो ऑप्शन में के साथ जाएंगे वो किसके साथ जाएंगे कि कोई अभिक्रिया नहीं होती है। अदरवाइज अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इन अभिक्रियाओं से आपको क्या प्रोडक्ट मिलता है, मतलब क्षार धातुएं अगर अम्ल से अपक्रिया करें तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर अप जरूर करूंगा। तो बच्चों ये आज के 10 MCQ हैं। नेक्स्ट 10 MCQ हम लोग नेक्स्ट सेशन के वीडियो में पढ़ेंगे। बच्चों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर अभी तक आपने वीडियो देखा है तो एक लाइक करें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। किस तरह के टॉपिक्स को लेकर के बच्चों आप वीडियो चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।